17 साल, एक पूरा राजनीतिक जीवन जो निर्वासन में बीता हुआ और फिर वापसी। लेकिन ये सिर्फ एक कमबैक स्टोरी नहीं है, ये बांग्लादेश के पावर वैक्यूम, कट्टरपंथ बनाम स्टेबिलिटी और भारत की क्वाइट डिप्लोमेसी की कहानी है। सवाल ये है, आखिर 17 साल के एग्जाइल के बाद तारिक रहमान चुनाव जीते कैसे जमात की कट्टरपंथी सोच और एनसीपी के युवा फसाद को जमीन नहीं मिली, और क्या इसमें भारत की कोई भूमिका थी? चलिए डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम भी क्रेडिट ले लें, क्योंकि नतीजे वही आए जो हमने प्रेडिक्ट किए थे। हमने कहा था एनसीपी किंगमेकर नहीं बनेगी, हमने कहा था जमात का होल्ड एग्जैजरेटेड है, और हमने कहा था अवामी लीग का वोट वैक्यूम बीएनपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, और वही हुआ। अब विस्तार से समझते हैं कि ग्राउंड पर असल में क्या हुआ। सबसे पहले तो थोड़ा हंस लूँ, आप भी हंस लीजिए, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर फॉलोइंग का मतलब होता है कि आप किंग बन जाएंगे, और किंग ना बन पाए तो किंग मेकर तो बन ही जाएंगे। वास्तविकता में आप 5-6 सीटों पर लीड कर रहे थे, पर अब लग रहा है 1-2 में निपट जाएंगे। वही हुआ नाहिद इस्लाम की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ। हिंसा को आंदोलन बताकर चलने वाली एनसीपी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी आप बचे नहीं, जमात की स्टूडेंट विंग वहाँ भी एक्टिव है। तो कुल मिलाकर इनकी हालत इनके इंटरिम लीडर यूनुस की तरह ही थी, बस इंटरिम। अगर आप गौर करेंगे तो लगभग हर बड़े सर्वे में एनसीपी को किंग मेकर का रोल दिया गया, लेकिन हम डे 1 से कह रहे थे कि बांग्लादेश में एनसीपी का भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र के एनसीपी एसपी का हुआ, नीलबट्टे सन्नाटा। अब आते हैं जमात पर, फिर बीएनपी और भारत के रोल की बात करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ें अच्छे से डिस्कस की जाती हैं। लगभग हर सर्वे का मानना था कि जमात और बीएनपी में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इस वीडियो के लिखे जाने तक जमात 61 सीट्स पर जीत चुकी थी, जो पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। आखिरी बार 2001 में 18 सीटें जीती थी जमात ने। अब जमात क्यों हारी ये भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह कहाँ जीती ये भारत के लिए चिंता का विषय है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश में बेसलाइन यही थी कि 18 महीनों की अराजकता के बाद अब देश को एक स्टेबल सरकार चाहिए। यूनुस के राज में जमात और एनसीपी की कथित हिंसा के बाद ना तो रोजगार बचा, ना शांति। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूर्णतः चरमरा गई। आए दिन हिंदुओं पर हमले, व्यापारियों पर हमले और केवल भ्रष्टाचार। ऐसे में बीएनपी जब जमात से अलग हुई तो वह एक नई उम्मीद की तरह उभरी, और यही वजह है कि आज तारिक रहमान पीएम डेजिग्नेट है। नतीजे जो अब तक आए हैं उनमें रहमान को 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त है, यानी 299 में से वह लगभग 213 सीट्स पर जीत चुकी है, और जमात अब ऑफिशियल ऑपोजिशन है। ऐसा क्यों हुआ? इतिहास उठाकर देखें तो बीएनपी और जमात हमेशा हैंड इन हैंड चले हैं, लेकिन दिसंबर 2022 में बीएनपी ने अपना 20 पार्टी अलायंस तोड़ दिया था। लेकिन शेख हसीना के बाद एक पावर वैक्यूम था, एक ऐसा तबका जो केवल शांति चाहता है, भारत विरोधी नहीं है, बिजनेस चाहता है। ऐसे में तारिक रहमान को अपनी जगह मिली और कट्टर इस्लामिस्ट का टैग हटने लगा। राजनीति की अगर बात करूं तो 2006 का इतिहास अब मैटर नहीं करता। मैटर करता है 2024 से 2026 का पीरियड। 17 साल तक तारिक रहमान यूनाइटेड किंगडम में थे, जिससे उन्हें वेस्टर्न लिंक्ड लीडर की भूमिका क्रिएट करने में आसानी रही। रहमान भी जानते थे कि अवामी लीग के वोटर बेस के बिना वे चुनाव नहीं जीत सकते, और इसके लिए इंडिया का सपोर्ट होना ज़रूरी है। रियलिस्टिक नहीं है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी पड़ोसी हो और आप केवल उसका विरोध करेंगे, तो बिजनेस कैसे करेंगे? इसलिए रहमान का रेटरिक चेंज कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि भारत की ही देन थी। देखिए, भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्थिरता। शेख हसीना एट ऑल कॉस्ट से स्टेबिलिटी एट ऑल कॉस्ट का जंप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो दिसंबर 2025 में हुआ। 31 दिसंबर 2025 को EAM एस जयशंकर ढाका पहुंचा और उन्होंने तारिक रहमान के साथ मुलाकात की। वह सिर्फ खालिदा जिया की शोक सभा में शामिल होने नहीं गए थे, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का वो सीक्रेट लेटर देने गए थे जिसने पूरा गेम बदल दिया। नतीजा, चुनाव से पहले रहमान की तरफ से इंडिया आउट का नारा गायब था। अवामी लीग का वह 13-14% का कोर हिंदू वोट बैंक जो हमेशा से शेख हसीना को मिला करता था, इस बार सेफ साइड देखते हुए बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि जमात के कट्टरवाद से केवल बीएनपी ही बचा सकती है। साथ ही जो एलीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अवामी लीग वाले लीनिंग थे, वो भी भारत के अप्रूवल को समझ गए, जिससे रहमान को काफ़ी फायदा हुआ। और केवल लेटर तक सीमित नहीं है। डिप्लोमेसी इज नॉट व्हाट यू से, इट इज व्हाट यू सिग्नल। भारत ने कभी यूनेस्को को लेजिटिमेसी नहीं दी, जिससे यूरोपियन देशों को पहला सिग्नल मिला।
इसी के साथ भारत ने बहुत शांत तरीके से वेस्टर्न पावर्स को समझाया कि कट्टरपंथ बिजनेस के लिए खतरा है, और इसी का नतीजा था कि यूके और फ्रांस ने यूनुस से दूरी बनाकर तारिक रहमान पर भरोसा जताया। एस जयशंकर का वॉल लेटर और पीएम मोदी की आज की बधाई यही साबित करती है कि भारत ने न सिर्फ इस इलेक्शन को रास्ता दिखाया, बल्कि ये भी फिक्स किया कि नया बांग्लादेश न्यू दिल्ली के सिक्योरिटी कैलकुलस में फिट बैठे। ये भारत की क्वाइट डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। इसी के साथ एक नोटिस करने वाली बात है कि अमेरिका, जो बांग्लादेश में काफ़ी एक्टिव था, आजकल इस मामले पर बहुत शांत बैठा है। अब इसे आप भारत को क्रेडिट दें, ट्रेड डील को क्रेडिट दें या कुछ भी कहें, ये आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बॉटम लाइन यही थी कि हमें हमारे पड़ोस में एक और वेस्ट क्रिएटेड केओस नहीं चाहिए। लेकिन इन सब में भारत के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये जीत भारत के लिए बिटर स्वीट है। हमने शुरुआत में कहा था कि जमात जहां जीती है वह जगह महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, जमात ने इंडिया के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे सतखीरा, जैसौर और चपाई नवाबगंज में स्वीप किया है, यानी भारत की सीमा से सटे इलाकों में अब जमात का होल्ड है। ये वही इलाके हैं जहां से स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन का डर सबसे ज़्यादा रहता है। तो तारिक रहमान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे अपने देश के ऑपोजिशन और बॉर्डर पर बैठे कट्टरपंथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे लिए एक और चुनौती है। पश्चिम बंगाल में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। आप इस मैप को देखिए, हरा अगर बांग्लादेश की तरफ है तो हरा इस तरफ भी है। ऐसे में एक टेंशन क्रिएट होता है क्योंकि दीदी पहले ही बॉर्डर सिक्योरिटी पर सीरियस नहीं है। अंत में ये चुनाव एक सबक है उन लोगों के लिए जो ट्विटर ट्रेंड्स को जनादेश समझ बैठते हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के युवा चेहरे जैसे नाहिद इस्लाम ये भूल गए हैं कि क्रांति तो सड़कों पर होती है, लेकिन सरकार पोलिंग बूथ के मैनेजमेंट से बनती है। बांग्लादेश ने बता दिया कि उन्हें इंटरिम एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक फुल टाइम लीडर चाहिए था, और ये सबक उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि भारत सरकार केवल मूक दर्शक थी। तारिक रहमान अब पीएम बनने जा रहे हैं। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, यानी अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा। क्या वे बांग्लादेश को नए जुलाई चार्टर के हिसाब से बदल पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए नतीजे वही हैं जो हमने आपको बताए थे। आपको क्या लगता है, क्या भारत और तारिक रहमान की ये नई दोस्ती लंबी चलेगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।